बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट सैफ अली मुगल लाड़काना से आज का जो हमारा टॉपिक है वो पीपीसी का एक अहम तरीन टॉपिक है जिसमें हम की कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मूवेबल प्रॉपर्टी, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, डिसऑनेस्टी, फ्रॉडुलेंट, ये सारे चीजें हम आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मतलब टॉपिक की तरफ चलते हैं। फर्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन 22 मूवेबल प्रॉपर्टी। एक्चुअली मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है यानी जिसको हम मूव कर सकते हैं, जिसके पास जिस प्रॉपर्टी को वेट हो, जिस प्रॉपर्टी में वेट हो और मास हो और जिसको हम मूव कर सकें, वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। एक्सेप्ट द थिंग्स लैंड और द थिंग्स अटैच टू लैंड। लैंड को, जो जमीन का टुकड़ा होता है, जमीन होती है, वो मूवेबल कैटेगरी में नहीं आती। उसके साथ जो चीजें अटैच होती हैं लैंड के साथ, फॉर एग्जाम्पल जो ट्री होता है, दरख्त होते हैं तो वो भी कभी भी मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आती। और या उसके साथ जो चीजें परमानेंटली लैंड के साथ अटैच हों वो भी मूवेबल की कैटेगरी में नहीं आते। मूवेबल कैटेगरी में फॉर एग्जांपल ये गिलास हो गया, ये मार्कर हो गया, या कोई ऐसी चीज जिसको हम मूव कर सकते हैं, जिसके पास वेट हो और मास हो, उसको हम मूवेबल कैटेगरी में डालते हैं। तो सेक्शन 22 मूवेबल प्रॉपर्टी की एक्चुअली डेफिनेशन बताता है कि कौन कौन सी चीजें मूवेबल प्रॉपर्टी में आती हैं। बस मूवेबल प्रॉपर्टी का आप इतना याद रखें कि एक्सेप्ट द लैंड और द थिंग्स दैट आर अटैच टू लैंड, या कोई ऐसी चीज जो परमानेंटली जमीन के साथ अटैच है, वो मूवेबल की कैटेगरी में कभी भी नहीं आएगी। उसके बाद है सेक्शन 23 रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस। अभी रॉन्गफुल गेन ये होता है कि अगर कोई भी किसी की प्रॉपर्टी को कोई छीन लेता है रॉन्गफुल तरीके से, तो वो एक्चुअली होता है रॉन्गफुली गेन। रॉन्गफुली गेन ये होता है कि किसी कोई भी प्रॉपर्टी हो रॉन्गफुली वे से, रॉन्गफुल मेथड से, रॉन्गफुल तरीके से उसकी प्रॉपर्टी हासिल कर लेता है, तो उसको रॉन्गफुल गेन कहते हैं। और रॉन्गफुल लॉस ये होता है किसी बंदे का कोई लॉस हो गया हो, रॉन्गफुल गेन किसी ने अगर किया है तो उसका अगले का लॉस हुआ है, तो उस लॉस को कहते हैं रॉन्गफुल लॉस। रॉन्गफुल गेन और लॉस दोनों सेक्शन 23 में लाए करते हैं, जिसका इसमें ये होता है किसी की फॉर एग्जांपल ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको इस बंदे ने गलत तरीके से छीना है, तो इसके पास ये प्रॉपर्टी हो गई, तो ये आएगा एक्चुअली रॉन्गफुल गेन में। अभी ये इसकी प्रॉपर्टी थी, ये वाली, या इससे छीन के यहां पे चली गई, तो इसका जो हुआ एक्चुअली हुआ रॉन्गफुल लॉस। तो इसको रॉन्गफुल गेन कहेंगे, इसको रॉन्गफुल लॉस कहेंगे। तो ये दोनों सेक्शन 23 में लाई करते हैं, दोनों डेफिनेशन सेक्शन 23 में आती हैं। उसके बाद है सेक्शन 24। अब इस सेक्शन 24 जो है डिसऑनेस्टी के बारे में बता रहा है। डिसऑनेस्टी में जो सबसे अव्वल चीज आती है, सबसे जो अहम चीज आती है, वो आती है इंटेंशन की। अगर किसी बंदे के अंदर ऐसी इंटेंशन है कि वो किसी को रॉन्गफुल लॉस पहुंचाए या रॉन्गफुल गेन के साथ कोई प्रॉपर्टी छीने, और उसके पास रॉन्गफुल गेन के तरीके से कोई प्रॉपर्टी आए, तो अगर उसमें इंटेंशन होना जरूरी है। डिसऑनेस्टी में इंटेंशन का होना लाजमी है। जब वो रॉन्गफुल गेन करना चाहे या रॉन्गफुल लॉस किसी को दे, तो इसको हम कहते हैं डिसऑनेस्टी। उसके बाद सेक्शन 25 फ्रॉडुलेंटली। फ्रॉडुलेंट फॉर, मैं आपको एग्जांपल देता हूं फ्रॉडुलेंट की। ये होता है कि अगर कोई बंदा किसी दूसरे को कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है, कोई ऐसी चीज दे रहा है जिसको उस बंदे को भी इल्म नहीं है कि ये चीज इधर खराब है, या इसके अंदर कोई ऐसी गड़बड़ की हुई, या डुप्लीकेट है, या इसके कुछ भी ऐसे कागजात पूरे नहीं है, और वो अगले को दे रहा है, तो अगर पता नहीं है, अगर पता है कि मैं खराब चीज दे रहा हूं, तो ये फ्रॉड हो गया। अगर पता नहीं है तो ये फिर इनोसेंट मिस्टेक में आती है। तो फ्रॉडुलेंट की डेफिनेशन में ये आता है कि बंदे को पता है कि उसकी चीज खराब है, या उसकी चीज में कोई ऐसी दो नंबरी की हुई है, या कोई ऐसी गड़बड़ है, या चीजें चेंज है, या कुछ ऐसा कोई भी ऐसी, यानी वो दो नंबरी कर रहा है और दूसरे को दे रहा है, तो ये फ्रॉड की डेफिनेशन में अप्लाई करेगा। अगर उसको पता नहीं है कि उसकी चीज खराब है और वो आगे दे रहा है, उसको कह रहा है कि ये चीज सही है, ये जो चीज है ये यही है, और अगले को भी सेटिस्फाई कर रहा है, उसको चीज दे रहा है कि, और वो बता रहा है कि ये चीज सही है और मुझे भी ऐसी मिली है, तो ये फ्रॉड पे नहीं आएगा, ये आएगा इनोसेंट मिस्टेक में। उसके बाद सेक्शन 26 रीजन टू बिलीव।
अभी रीजन टू बिलीव ये होता है कि किसी बंदे के पास सफिशिएंट काज हो किसी चीज पे यकीन करने का कि ये चीज जो गलत चीज हुई है या कोई ऐसा कोई ऑफेंस कर रहा है कि इस बंदे ने किया है, उसके लिए सफिशिएंट काज होना चाहिए, उसके पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए, उसको सफिशिएंट काज होना चाहिए कि इस बंदे अगले ने जो जुर्म किया है ये इसी बंदे ने किया है। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, मेरी गाड़ी का अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने शीशा तोड़ा, उस वक्त जब मैं वहां से आ रहा था, कोर्ट से आ रहा था घर की तरफ, और मैंने गाड़ी देखी कि मेरी गाड़ी ऑलरेडी वहां पे खड़ी है और उसके साथ एक जो बंदा खड़ा है उसके हाथ में हैमर है, और उस बंदे को मैं पहचान रहा हूँ, उसके हाथ में हैमर है, और मैं कोर्ट से जैसे ही अपने घर की तरफ घर एंटर हुआ, उसके बाद जब मैं वापस आया देखा तो शीशे गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था, और उसके वो जो स्मैश था उस शीशे के ऊपर वो एक हथौड़े के साथ लगाया हुआ था, कोई आयरन रॉड इस्तेमाल नहीं की गई थी, एक हथौड़े का स्मैश किया हुआ। अभी हथौड़े का फॉर एग्जाम्पल स्मैश ये होगा ना, ये फॉर एग्जाम्पल विंड स्क्रीन है, इसमें हथौड़े का ऐसे होगा और बाद में ये सारे इसके होंगे। अभी इस बंदे को मैं पहचानता था, ये बंदा यहाँ पे खड़ा था, उसके हाथ में हथौड़ा था, इसने यहाँ पे मारा है, और उसके बाद जब मैं वापस घर से बाहर निकला हूँ, आवाज सुनिए और घर से बाहर निकला हूँ, देख रहा हूँ तो ये चीज ऐसे है, और मुझे एक रीजन टू बिलीव है, मुझे 100% श्योरिटी है कि इस बंदे ने जो है शीशा तोड़ा है। उसके बाद मैं इसके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकता हूँ पुलिस में कि मेरे पास एक वजह है, मुझे सफिशिएंट कॉज है, मैंने इस बंदे को हथौड़े के साथ देखा है और इसने मेरी विंड स्क्रीन तोड़ी है। तो एक्चुअली ये रीजन टू बिलीव है, रीजन टू बिलीव होगा और मैं किसी के खिलाफ कंप्लेन करूंगा तो एक्चुअली मैं किसी यानी एक किसी बेसिस पे किसी फाउंडेशन पे होऊंगा, मेरे पास सफिशिएंट कॉज होगी कि मैंने जो मैंने कंप्लेंट की है वो मैंने जायज की है। और एक्चुअली इसके बाद ऐसा नहीं है कि मैं इस पे बिला वजह कोई ऐसा ब्लेम लगा रहा हूँ, मेरे पास कॉज है। कॉज क्यों है मेरे पास, सफिशिएंट कॉज क्यों है, क्योंकि विंड स्क्रीन के और हथौड़ी के जो ऐसे उसके डायमीटर है वो सेम ही, और उस वक्त ये बंदा यहाँ पे खड़ा था, तो एक्चुअली सफिशिएंट कॉज बन गया, ये एक बेसलाइन बन गई, मुझे एक कॉज मिल गया, मुझे एक बैकअप मिल गया कि मैं इसके जो खिलाफ है कोई भी कंप्लेन कर सकता हूं। और जो अगला है सेक्शन 27, सेक्शन 27 प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। अभी फॉर एग्जांपल ए है, ए ने कोई ऐसी चोरी की है, वो मिल रही है उसकी वाइफ से, सर्वेंट से या क्लर्क से, ठीक है, उससे नहीं बरामद हो रही, वो बरामद हो रही है उसकी वाइफ से, क्लर्क से या सर्वेंट से, तो वो ऐसे ही समझा जाएगा जैसे उसने चोरी की है। अगर उसे पता नहीं है और वो चीज उनकी वाइफ, सर्वेंट या फिर क्लर्क के पास मौजूद है, फिर वो जवाबदार नहीं है। जवाबदार तब होगा जब उसे मालूम होगी, उसे इंफॉर्मेशन होगी कि ये जो चीज है, ये प्रॉपर्टी जो चोरी की गई है, ये मेरी फैमिली के पास है, मेरी वाइफ के पास है या मेरे क्लर्क के पास है और मेरे सर्वेंट के पास है, तो फिर उसका अकाउंटेबल होगा। अदरवाइज अगर उसके अकाउंट में नहीं है, उसकी इंफॉर्मेशन में नहीं है कि ये चीज इनके पास कैसे आई, तो फिर उसका वो जवाबदार नहीं होगा। उसके बाद सेक्शन 28 काउंटरफीट। अभी काउंटरफीट क्या होता है, किसी की कोई कॉपी बना लेना, कि जैसे होता है ना कॉइन्स की, करेंसी नोट्स की एक या स्टैम्प की, इसमें कॉपी होती है, ये काउंटरफीट बना लेते हैं, इनकी कॉपी बना लेते हैं, तो वो काउंटरफीट एक्चुअली इज टॉकिंग अबाउट द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ एनीथिंग। उसके बाद आता है सेक्शन 29। अभी सेक्शन 29 इज अबाउट द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट ऐसा नंबर, ऐसा मार्क, ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी डिजिट हो, कोई भी ऐसी मार्क हो, कोई भी ऐसे सिंबल हो, वो सारी डॉक्यूमेंट में आते हैं। वो जरूरी नहीं है कि आप जो है पेपर को ही डॉक्यूमेंट कहें। डॉक्यूमेंट आपकी जो दीवारों पे चॉकिंग होती है, ठीक है, या पहाड़ों के आप ट्रेवलिंग करेंगे तो आप ट्रेवलिंग में रास्ते में देखते होंगे पहाड़ के पे कोई ऐसा जुमला लिखा हुआ है, या कोई ऐसी कोई पब्लिसिटी कोई स्टंट है, या कुछ ऐसी कोई भी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। जैसे अक्सर हम देखते हैं हलवे के बारे में लिखा होता है कि सोहन हलवा या मुल्तानी हलवा, ऐसी मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए पहाड़ों पे लिखा जाता है या दीवारों पे लिखा जाता है या मुख्तलिफ किसी भी चीज पे लिखा जाता है, तो उसको भी डॉक्यूमेंट कंसीडर किया जाता है। सिर्फ पेपर, ओनली पेपर इज नॉट कॉल्ड एज डॉक्यूमेंट, लेकिन हर वो चीज जहां पे कोई इंफॉर्मेशन लिखी हुई हो, कोई नंबर्स, वर्ड्स, कोई सेंटेंस लिखे हुए, कोई मार्क लगाई हुई हो,
कोई डिजिट्स लिखे गए हों, नॉट ओनली ऑन पेपर बल्कि वॉल्स पे भी, पेड़ों पे भी या पहाड़ पे भी, कोई भी चीज ऐसे इम्प्रिंट है, कोई चीज लिखी हुई है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज डॉक्यूमेंट। उसके बाद सेक्शन 30 वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अभी वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होती है? वैल्यूएबल सिक्योरिटी वो होती है कि किसी भी चीज के थ्रू आप किसी को अपना राइट ट्रांसफर करें। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा स्टैम्प पेपर है, कोई आप वहां पे कोई ऐसा दस्तावेज है, दस्तावेज क्या होता है? दस्तावेज में आप अपनी कोई ऐसी चीज, कोई अपना राइट अगले को ट्रांसफर करते हैं। या चेक, जो बैंक का चेक होता है उस पे एक्चुअली आप अगले का जब ऊपर से टाइटल में नाम लिखते हैं, फिर अमाउंट लिखते हैं, नीचे साइन करते हैं, ये एक्चुअली अपना राइट दे रहे हैं। ये राइट दे रहे हैं, आप ट्रांसफर कर रहे हैं ए को या बी को या सी को। ये एक्चुअली आप किसी को राइट ट्रांसफर करते हैं। तो इस चीज को कहते हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी किसी बंदे को कोई अपना राइट ट्रांसफर करना, आप चाहे स्टैम्प पेपर के थ्रू करें, कोई ऐसे दस्तावेज बनवा लें जिसके तहत आप उसको अपना राइट ट्रांसफर कर रहे हैं, या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो होती है किसी भी नोट के थ्रू, किसी भी चेक के थ्रू, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे आप अपना जो पावर है, आप अपनी जो भी आपका राइट है वो आप किसी को शिफ्ट कर रहे हैं, किसी को ट्रांसफर दे रहे हैं, तो इस चीज को भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहते हैं। तो जल्दी से रिकैप करते हैं सेक्शन 22 मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जिसके पास वेट और मास हो, और एक्सेप्ट द थिंग्स लैंड, और उसके अलावा द थिंग्स दैट आर अटैच्ड टू लैंड, या कोई ऐसी चीज जो परमानेंटली लैंड के साथ अटैच है, वो सारी उसके उन चीजों के अलावा दूसरी जो भी चीजें होंगी वो मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएंगी। उसके बाद रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस। रॉन्गफुल गेन ये होगा कि किसी के साथ आप प्रॉपर्टी कोई छीन रहे हैं, किसी से प्रॉपर्टी आप छीन रहे हैं, वो गलत तरीके से छीन रहे हैं, तो उसको रॉन्गफुल गेन कहेंगे। और रॉन्गफुल लॉस होगा, इसको लॉस हो गया, इस बंदे को लॉस हो गया, जिससे आपने प्रॉपर्टी ली है गलत तरीके से, उसको रॉन्गफुल लॉस हो गया। उसके बाद डिसऑनेस्टी आ रहा है। डिसऑनेस्टी ये होता है कि किसी के साथ इंटेंशन, कोई आपके दिल में ऐसी गलत इंटेंशन हो कि इससे मैं रॉन्गफुल गेन करूंगा या इसको मैं रॉन्गफुल लॉस पहुंचाऊंगा, तो डिसऑनेस्टी में इंटेंशन का होना लाजिम है। उसके बाद फ्रॉड। फ्रॉड ये है कि किसी भी बंदे के साथ कोई आप ऐसा फ्रॉड कर रहे हैं, किसी को गलत चीज दे रहे हैं, उस चीज का आपको पास इल्म है और अगले को ट्रांसफर कर रहे हैं, अगले को दे रहे हैं, तो या अगले को बेच रहे हैं, तो वो है गलत चीज और आपको उस चीज का इल्म है, तो ये एक्चुअली आप फ्रॉड कर रहे हैं। रीजन टू बिलीव, यानी आपको सफिशिएंट कॉज होना चाहिए किसी के ऊपर ब्लेम लगाने से पहले। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एक बंदा था विथ हैमर और उसने विंड स्क्रीन तोड़ी है, उसके पास जो उसने स्मैश की है उसने स्क्रीन, वो हथौड़े के साथ की गई, हथौड़ा इसके पास था, आपने देखा है और उसको आपने एक रीजन टू बिलीव आपने क्रिएट किया और फिर आगे आपने कंप्लेन किए, तो ये आपके पास एक सफिशिएंट कॉज था। उसके बाद आता है सेक्शन 27 प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ क्लर्क। कोई भी चीज ऐसी आपके क्लर्क से, वाइफ से या सर्वेंट से मिली हो तो उसको भी ऐसे समझा जाएगा जैसे वो आपसे मिली है, और अगर पर आपके पास उसकी अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप कभी भी जवाबदार नहीं है। उसके बाद 28 है काउंटरफीट। काउंटरफीट डुप्लीकेट कॉपी किसी भी चीज की बनाना। डॉक्यूमेंट कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, नॉट ओनली पेपर पर, कि हर वो चीज जिस पे आपने कोई डिजिट लिखा है, कोई वर्डिंग लिखी है, कुछ लेटर्स लिखे हैं, वो सारी चीजों पे वो डॉक्यूमेंट कहलाएगा। वैल्यूएबल सिक्योरिटी इज द ट्रांसफर ऑफ राइट। किसी को आप अपना राइट दे रहे हैं, किसी को आप अपना राइट ट्रांसफर कर रहे हैं थ्रू दी स्टैम्प पेपर, कोई ऐसा दस्तावेज या फिर कोई ऐसा चेक के थ्रू, तो एक्चुअली वो उसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच।